जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों, मैं अजय गहलोत स्वागत करता हूं आपका एयरफोर्स के मॉक टेस्ट नंबर 31 में। एक चीज मैं आप सबको क्लियर करना चाहूंगा, अगर आपके मार्क्स कम भी आते हैं टेंशन मत लीजिएगा, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिए और डेली प्रैक्टिस सेट देने आया करें। मैं ये नहीं कहता कि आप सिर्फ मेरे चैनल पे प्रैक्टिस सेट दीजिए, आप किसी भी चैनल पे प्रैक्टिस सेट दीजिए, पर डेली का एक प्रैक्टिस सेट आप जरूर दीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप डेली प्रैक्टिस सेट देंगे तो आपके मार्क्स जरूर बढ़ेंगे और एक दिन आप 20 में से 20 मार्क्स जरूर स्कोर करेंगे। अगर आपके इस प्रैक्टिस सेट में मार्क्स कम आते हैं तो यकीनन एयरफोर्स एग्जाम में आपके मार्क्स थोड़े ज़्यादा ही आएंगे यहाँ की तुलना में। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, आप सबके पास बहुत सारा टाइम है, आपको सिर्फ मेहनत करते जाना है, निश्चित ही एक दिन सफलता आपको अवश्य मिलेगी। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, जो इस प्रकार है। वीडियो को पॉज कीजिए और फिर इस क्वेश्चन का आंसर अपनी नोटबुक में लिखिए तथा फिर वापस आके चेक करना कि आपका आंसर सही हुआ है कि गलत। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए डायरेक्शन है फाइंड आउट द एरर इफ एनी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें एरर निकालनी थी, एरर फाइंड आउट करनी थी। सेंटेंस है देयर इज नो प्लेस इन द कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट होता है रेल के डब्बों में जो खाली स्थान होता है उसको कंपार्टमेंट बोलते हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो एरर थी वो है पार्ट बी में, यहाँ पर प्लेस के बदले रूम का प्रयोग होगा, क्योंकि बस, कार, ट्रेन, एरोप्लेन, शिप आदि में स्थान के लिए प्लेस का प्रयोग नहीं होता है बल्कि रूम का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हमें सिंपल सा यहाँ प्लेस को रिप्लेस करके रूम करना पड़ेगा, क्योंकि बस, कार, ट्रेन, एरोप्लेन, शिप में प्लेस वर्ड का यूज नहीं किया जाता है, रूम वर्ड का यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट सेकंड में एरर थी, आपको ये क्लियर हुआ होगा। हम बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको शो हो रहा होगा, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें एरर फाइंड आउट करनी थी। सेंटेंस है लास्ट समर ही वेंट टू हिज अंकल्स विलेज एंड ही एंजॉयड वेरी मच। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के पार्ट थर्ड में एरर है, यहाँ पर इंजॉयड के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ का प्रयोग होगा, क्योंकि अब्सेंट, प्रेजेंट, इंजॉय, इंट्रोड्यूस, कन्फाइन, डिवोट, सेक्रीफाइस ये सभी ट्रांजिटिव वर्ब है और इनके बाद या तो कोई ऑब्जेक्ट आता है या कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे सिंपल सा एंजॉयड के बाद में हिमसेल्फ लगाना पड़ेगा, क्योंकि एंजॉयड ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ में ऑब्जेक्ट या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। तो आई होप क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। जैसा कि आप सबको पता है एयरफोर्स एग्जाम में एरर से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आते हैं, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है और सेंटेंस है आई हैव मेट माई फ्रेंड ओनली ए फ्यू आवर्स एगो। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के पार्ट ए में एरर थी, यहाँ पर हैव मेट के बदले मेट का प्रयोग होगा, क्योंकि वाक्य के पार्ट सी में एगो का प्रयोग हुआ है और एगो एक पास्ट टाइम निरूपित करने वाला एडवर्ब है जिसके साथ कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग नहीं होता है बल्कि पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। तो वाक्य में हमें यहाँ पे एगो दिया गया है, तो एगो के हिसाब से हमें यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस करना पड़ेगा। तो हैव मेट को हमें रिप्लेस करके सिर्फ MET लगाना पड़ेगा, तो सेंटेंस शुद्ध हो जाएगा। आई मेट माई फ्रेंड ओनली ए फ्यू आवर्स एगो, यानी मैं अपने दोस्त से थोड़े घंटों पहले मिला। ये इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड के पार्ट फर्स्ट में एरर थी। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए डायरेक्शन है चूज द वन ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमें बेस्ट एक्सप्रेस पूछा है, सिनोनिम पूछा है, समानार्थी शब्द पूछा है और वर्ड दिया गया है यहाँ पे मुनिफिसेंट। मुनिफिसेंट का अर्थ होता है उदार यानी दयालु स्वभाव वाला, और इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड जेनरस। जेनरस का अर्थ भी होता है उदार या दयालु स्वभाव वाला, जो कि सिनोनिम है मुनिफिसेंट का। बात करें बाकी ऑप्शंस की, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है जेंटल। जेंटल का अर्थ होता है मंद, कोमल, भद्र। और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया ग्रेटनेस। ग्रेटनेस का अर्थ होता है महानता। और ऑप्शन नंबर फोर्थ में दिया गया ग्रीडी। ग्रीडी का अर्थ होता है लालची। तो मुनिफिसेंट उदार, दयावान, और इसका सिनोनिम हो गया जेनरस। आई होप आपने पांचों वर्ड्स अपनी नोटबुक में लिख लिए होंगे। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए डायरेक्शन है इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज।
तो यहाँ पे हमें एक सेंटेंस दिया गया है तथा एक पार्ट को हमें अंडरलाइन करके दिया गया है जिसको हमें इंप्रूवमेंट करना था, अगर इंप्रूवमेंट हो सके तो। सेंटेंस है दे प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डेंजर्स। प्रिवेंटेड का अर्थ होता है रोकना, और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रोटेक्टेड। यहाँ पर हमें प्रिवेंटेड को रिप्लेस करके प्रोटेक्टेड करना पड़ेगा। जब भी किसी खतरे से या किसी हानि से बचाने की बात की जाए, किसी हानि से नुकसान होने से रोका जाए, तो वहां पर हम प्रोटेक्टेड वर्ड का यूज करते हैं, प्रिवेंटेड का नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 दे प्रोटेक्टेड मी फ्रॉम डेंजर्स, यानी उन्होंने मुझे खतरे से बचाया। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्लियर हुआ होगा। हम बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हमें सिनोनिम बताना था, सेम मीनिंग वाला वर्ड बताना था, और यहाँ पे वर्ड दिया इनफैचुएशन। इनफैचुएशन का अर्थ होता है मूर्ख बनाना, मोहित करना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का भी अर्थ होता है आसक्ति, सम्मोह या मोहित करना, जो कि सिनोनिम है इनफैचुएशन का। बात करें बाकी ऑप्शंस की, तो ऑप्शन नंबर 1 में है इमोशन। इमोशन का अर्थ होता है मनोभाव, भाव या आवेग। ऑप्शन नंबर 3 में है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का अर्थ होता है कल्पना। और ऑप्शन नंबर 4 में है कंपेशन। कंपेशन का अर्थ होता है अनुकंपा, करुणा, तरस या दया। तो आई होप पांचों वर्ड आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हमें डायरेक्शन है चेंज द वॉइस। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक्टिव से पैसिव में चेंज करना था। सेंटेंस है द गर्ल्स एट ए मैंगो यस्टरडे। तो यहाँ पे यस्टरडे आया है। यस्टरडे से हमें पता चला कि सेंटेंस पास्ट सिंपल का है, और जब सेंटेंस पास्ट सिंपल का हो तो जब उसको हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो वर्ब को हम चेंज कर देते हैं वाज या वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। 7 में एट जो कि इट की सेकंड फॉर्म है, इसका अगर हम पैसिव में चेंज करेंगे तो वाज वर के साथ इटन में चेंज कर देंगे। तो कौन कौन से ऑप्शन में वाज इटन दिया गया है? ऑप्शन नंबर 2 और 3 में। और ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पे यस्टरडे को द प्रीवियस डे में चेंज किया है, जो कि नरेशन में चेंज होता है, पैसिव वॉइस में नहीं। यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है, यस्टरडे का यस्टरडे ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ए मैंगो वाज इटन बाय द गर्ल्स यस्टरडे। ए मैंगो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में है, ये सब्जेक्ट में चला गया और इसके साथ हमें वर्ब सिंगुलर लगानी पड़ेगी, तो वर्ब हम करेंगे वाज इटन। द गर्ल्स यहाँ पे सब्जेक्ट में, वो ऑब्जेक्ट में चला जाएगा बाय द गर्ल्स, और यस्टरडे का यस्टरडे सेम रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। हम बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए डायरेक्शन है चूज द वन ऑप्शन विच ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमें ऑपोजिट पूछा है, एंटोनिम पूछा है, विपरीतार्थक शब्द पूछा है, और वर्ड है एबोर। तो एबोर का अर्थ होता है घृणा करना, नफरत करना, और इसका एंटोनिम यानी ऑपोजिट हो जाएगा प्यार करना, स्नेह करना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ऑप्शन नंबर 4 लव। लव का अर्थ होता है प्रेम करना, और एबोर का अर्थ होता है नफरत करना, घृणा करना। बात करें बाकी ऑप्शंस की, तो ऑप्शन नंबर 1 में सपोर्ट। सपोर्ट का अर्थ होता है समर्थन, सहारा। ऑप्शन नंबर बी में है सेव। सेव का अर्थ होता है बचाना, रक्षा करना। और ऑप्शन नंबर सी में है लाइटन। लाइटन का अर्थ होता है जलाना, प्रकाशित करना। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्लियर हुआ होगा। हम बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें नरेशन चेंज करना था, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना था। सेंटेंस है द मैन सेड वी आर गोइंग टू फ्लाई काइट्स, यानी आदमी ने कहा कि हम पतंग उड़ाने जा रहे हैं। सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को पढ़ने से हमें पता चला कि ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में है। और आपको पता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यू का हम पास्ट कंटिन्यू कर देते हैं रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को। और यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो सेड को हम चेंज नहीं करेंगे, सेड का सेड ही रखेंगे। सेंटेंस हो जाएगा द मेन सेड। कंजक्शन यहाँ पे हम डेट का यूज करेंगे, और वी को हम चेंज करेंगे सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार। सेंटेंस का सब्जेक्ट है द मेन। यहाँ पे MEN आया है, MEN प्लूरल होता है और MAN सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे प्लूरल होने के हिसाब से हम वी को चेंज कर देंगे दे में, और आर गोइंग को हम चेंज कर देंगे वर गोइंग में। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। टू फ्लाई काइट्स को हम सेम एज इट लिख देंगे।
और प्रेजेंट कंटिन्यू को हमने पास्ट कंटिन्यू में चेंज कर दिया। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। हमने वी को दे में इसलिए चेंज किया क्योंकि द मेन प्लूरल है और प्लूरल के हिसाब से यहाँ पे हमें दे का ही प्रयोग करना पड़ेगा। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें ऑपोजिट बताना था, एंटोनिम बताना था और वर्ड दिए गए यहाँ पे सेलेस्टियल। सेलेस्टियल का अर्थ होता है खगोलीय, सर्वज्ञ। तो सेलेस्टियल हो गया आकाश से संबंधित और इसका ऑपोजिट वो हो जाएगा जो संसार से संबंधित हो यानी पृथ्वी से संबंधित हो। तो सेलेस्टियल का ऑपोजिट हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड, अर्थली। अर्थली होता है सांसारिक यानी संसार से संबंधित और सेलेस्टियल होता है आकाशीय यानी आकाश से संबंधित। बात करें बाकी ऑप्शंस की तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया मोर्टल। मोर्टल का अर्थ होता है मरणशील, नश्वर। ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया गया नेचुरल। नेचुरल का अर्थ होता है स्वाभाविक, प्राकृतिक। और ऑप्शन नंबर फोर्थ में दिया गया फिजिकल। फिजिकल का अर्थ होता है भौतिक, संसारिक। तो आई होप चारों वर्ड आपको क्लियर हुए होंगे। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए डायरेक्शन है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें प्रीपोजिशन का सिलेक्शन करना था, प्रीपोजिशन भरना था। सेंटेंस है आई डोंट केयर ब्लैंक द एक्सपेंस, आई वांट द पार्टी टू बी ए रियल सक्सेस। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, केयर अबाउट। केयर अबाउट का प्रयोग तब किया जाता है जब चिंता करना या परवाह करने की बात आए तो वहां पर हम केयर अबाउट का यूज करते हैं। और सेंटेंस हो जाएगा आई डोंट केयर अबाउट द एक्सपेंस, आई वांट द पार्टी टू बी रियल सक्सेस। यानी मुझे खर्चे की चिंता नहीं है, मैं इस पार्टी को सफल बनाना चाहता हूँ। ये सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हो जाएगा। और जब परवाह करने की बात हो वहां पे हम केयर के साथ में अबाउट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए डायरेक्शन है चूज वन वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड। तो यहाँ पे हमें वन वर्ड का सिलेक्शन करना था। सेंटेंस है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़ों के अध्ययन के विज्ञान को हम वन वर्ड में क्या कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, एनाटोमोलॉजी। एनाटोमोलॉजी होता है कीड़े मकोड़ों के विज्ञान का अध्ययन। बात करें बाकी ऑप्शंस की तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया इकोलॉजी। इकोलॉजी होता है पारिस्थितिकी तंत्र के विज्ञान का अध्ययन। ऑप्शन नंबर सेकंड में है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी होता है भ्रूण विकास का अध्ययन यानी इंसान या जानवर के जन्म से पहले के विज्ञान को अध्ययन को बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। और ऑप्शन नंबर फोर्थ में दिया है बायोलॉजी। बायोलॉजी होता है जीव विज्ञान का अध्ययन। तो आई होप चारों वर्ड्स को आपने नोटबुक में लिख लिया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए डायरेक्शन है चूज करेक्ट मीनिंग फॉर गिवन इडियम फ्रेज। तो यहाँ पे हमें एक इडियम दी गई है जिसका हमें अर्थ बताना था और इडियम है टू फ्लोग ए डेड हॉर्स। यहाँ पे वर्ड आया फ्लोग। फ्लोग का अर्थ होता है कोड़े लगाना या बेत से मारना। किसी को चाबुक मारते हैं उसके लिए फ्लोग वर्ड का यूज किया जाता है। तो जब मरे हुए घोड़े को चाबुक मारेंगे उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। हम उस चीज के लिए कोशिश कर रहे हैं जो कि इम्पॉसिबल है। घोड़ा उठ के दौड़ने से तो रहा मरा हुआ घोड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, टू अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल। यानी कुछ ऐसा करना जिसका रिजल्ट हमें कुछ नहीं मिलने वाला हो या जो चीज पॉसिबल ही नहीं हो उसके लिए प्रयास करना इस इडियम का अर्थ हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए डायरेक्शन है चूज करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे हमें 4 स्पेलिंग दी गई है। चारों स्पेलिंग में से एक स्पेलिंग करेक्ट है, वो स्पेलिंग हमें बतानी थी कि कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, रिटेनेस। रिटेनेस का अर्थ होता है बंदी। आई होप ये वर्ड आपको क्लियर हुआ होगा और इस वर्ड को आपने नोटबुक में लिख लिया होगा। इस वर्ड पे प्रैक्टिस कीजिए ताकि इस टाइप के वोकैब में आपकी गलती ना हो। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमें प्रीपोजिशन का सिलेक्शन करना था। यहाँ पे वर्ड आया है फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट का अर्थ होता है भाग्यशाली। और क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इन। फॉर्चुनेट के साथ में इन प्रीपोजिशन का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई बात पोजेशन की गई हो या किसी चीज की अवेलेबिलिटी किसी के पास हो, पोजेशन हो, उसके अर्थ में इन प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। फॉर्चुनेट के साथ में अलग अलग प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है।
नीचे उसके सेंटेंस दिए गए हैं, तो आप ध्यान में रखिए कि फॉर्चुनेट के साथ में किस समय कौन सी प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। इस सेंटेंस का हिंदी अर्थ हो जाएगा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हारा बेटा इतना बुद्धिमान और आज्ञाकारी है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए डायरेक्शन है अरेंज दी सेंटेंस इन परफेक्ट ऑर्डर। तो परफेक्ट ऑर्डर में हमें सेंटेंस को जमाना था। जब भी बात हो सेंटेंस अरेंजमेंट की, तो हम ऑप्शन में ग्रामेटिकली चेक करके और उस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग बना के वाक्य को आपस में जोड़ के एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकते हैं। सबसे पहले हम इस सेंटेंस का सब्जेक्ट देखेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट इस सेंटेंस के लिए सही होगा, कौन से ऑप्शन में सही दिया गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ऑप्शन टेस्ट करके करना रहता है। ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है बी से स्टार्ट। तो बी से आपको सेंटेंस को स्टार्ट करना है और पूरा पढ़ना है। अगर आपको सेंटेंस मीनिंगफुल लगे तो वही ऑप्शन आपका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट को ट्राई करते हैं। विजडम इज इक्वली नीडेड इन प्राइवेट लाइफ इन द चॉइस ऑफ गोल्स दैट आर नॉट ओनली बेनिफिशियंट बट ऑल्सो अटेनेबल। ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस दे रहा है। चलिए दूसरे ऑप्शन को भी टेस्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड, choice of goals that are not in private life in the only beneficent but also attainable, wisdom is equally needed। इस तरह पढ़ने से हमें पता चला कि ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया फुल सेंटेंस नहीं बन रहा है। इसी तरह आपको बाकी सारे ऑप्शंस भी टेस्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। PQRS को आप सिर्फ ऑप्शन टेस्ट और सेंटेंस का हिंदी मीनिंग बनाकर ही आप सोल्व कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। को क्वेश्चन नंबर 17 के लिए डायरेक्शन है चूज वन वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड। तो यहाँ पे हमें वन वर्ड बताना था, एक वर्ड में अर्थ बताना था। सेंटेंस है हाउस और शेल्टर ऑफ ए जिप्सी, यानी जिप्सी के रहने के स्थान को वन वर्ड में क्या कहेंगे। जिप्सी क्या होता है? जिप्सी वो लोग होते हैं, ये घुमंतु लोग हैं कि मुख्यतः रोमानी है। ये लोग प्राय अमेरिका और यूरोप में पाए जाते हैं। और अगर आपको इनको भारत में देखना है तो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा स्टेट में ये लोग आपको मिल जाएंगे। तो उनको रहने के स्थान को वन वर्ड में क्या कहते हैं? जिप्सी के रहने का स्थान होता है कारवा। कारवा एक बंद गाड़ी होती है जो कि चारों ओर से कवर होती है और एक घर की तरह होती है जिसमें जिप्सी लोग रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड। बात करें बाकी ऑप्शंस की। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया विगवेम। विगवेम नॉर्थ अमेरिकन के रहने के स्थान को टेंट होता है, उसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड में चालेट। चालेट होता है पर्वतों पर बनाए गए लकड़ी के मकान को। और ऑप्शन नंबर फोर्थ में दिया गया इग्लू। इग्लू होता है गोल घर जिसको ब्लॉक से बनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आए वर्ड्स आपको क्लियर हुए होंगे। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको एक पैसेज शो हो रहा होगा। नीचे एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को पढ़िए, फिर पैसेज को पढ़िए और आंसर दीजिए। आप वीडियो को पॉज करके भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। सबसे पहले हम पैसेज के सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फिर एक साथ आपको इस पैसेज के सारे क्वेश्चंस का आंसर बता देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। हम बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। तो वीडियो को पॉज करके आई होप आपने इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर दे दिया होगा। हम बढ़ते हैं इन पैसेज के आंसर्स और इम्पोर्टेंट वर्ड्स की तरफ। तो ये पैसेज बात करता है अंडमान और निकोबार में रहने वाले लोगों की, उनकी अलग अलग जातियों के बारे में बात करता है तथा भारत में उनके रहने के तरीके के बारे में इस पैसेज में बताया गया है। अंडमान और निकोबार में रहने वाले लोग आज भी भौतिक सुविधाओं से वंचित हैं। यहाँ तक कि उनको माचिस बॉक्स के बारे में भी नहीं पता है। और आज भी वो लोग पेड़ की छाल को अपने कपड़ों के रूप में यूज करते हैं। ये सारी बातें इस पैसेज में बताई गई है। हम डिस्कस करते हैं इस पैसेज के इंपॉर्टेंट वर्ड की। पहला इंपॉर्टेंट वर्ड है डिस्टिंक्टिव। डिस्टिंक्टिव का अर्थ होता है विशेष। माइग्रेटेड का अर्थ होता है देशांतर गमन करना या इधर उधर घूमना। एबोरिजिनल्स होता है आदिवासी या मूल निवासी। नेक्स्ट वर्ड है सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन होता है सभ्यता। फ्रीक्वेंटली होता है अक्सर। और एंथ्रोपोलॉजिकल होता है मानव विज्ञान। तो इस पैसेज में आए इंपॉर्टेंट वर्ड आपको हमने बता दिए। अब इस पैसेज के आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है ओरिजिनल रेजिडेंट्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स आर, यानी कि अंडमान और निकोबार में रहने वाले मूल निवासी कौन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहां से मिल जाएगा, निग्रोइड एंड मोंगलोज। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि आधुनिक सभ्यता को किसने अपना लिया। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा निकोबार में रहने वाले लोगों ने आधुनिक सभ्यता को अपना लिया। यहाँ से आपको मिल जाएगा ऑफ दीज द निकोबारीज इन जनरल एंड सम ऑफ द ओनजीज हैव एक्सेप्टेड द सो कॉल्ड मॉडर्न सिविलाइजेशन।
तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया द अब ओरिजिनल्स आर लुक्ड आफ्टर बाई। यहाँ पे वर्ड है लुक्ड आफ्टर। लुक्ड आफ्टर का अर्थ होता है देखभाल करना। तो इन आदिवासियों की देखभाल कौन करता है? इन आदिवासियों की देखभाल करता है एंथ्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, यानी सरकार का जो मानव विज्ञान का जो तंत्र है वो इन अंडमान और निकोबार में रहने वाले मूल निवासी लोगों की देखभाल करता है। वो इन लोगों को कपड़े, खाने पीने की चीजें उपलब्ध करवाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहां से मिल जाएगा द एबोरिजिनल्स आर लुक्ड आफ्टर बाय द एंथ्रोपोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो इस तरह हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 31 कंप्लीट हुआ। आपके मार्क्स कम एक कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना कॉन्फिडेंस के साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना तथा अपने स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर देना। हम मिलेंगे कल फिर एक नए टेस्ट के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।